नमस्कार। आज की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं संदीप पटेल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टीम एजुकेशन गोपीगंज। दोस्तों, आज हम यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के गणित से संबंधित मुख्य सूत्रों को, संपूर्ण सूत्रों को लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। तो इस वीडियो में संपूर्ण सूत्रों का संग्रह है जो यूपी डीएलएड के सेकेंड सेमेस्टर में उपयोग किए गए हैं अथवा जो उनके सिलेबस में निर्धारित मैथ्स के जो क्वेश्चंस हैं उनसे संबंधित सूत्रों को। तो चलिए आज हम इसमें संपूर्ण सूत्रों को एक साथ एक संग्रह में देखेंगे और साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे हमारी कोई भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चलिए चलते हैं दोस्तों। तो बीजगणितीय संबंधित कुछ सूत्रों को देख लेते हैं जो बीजगणितीय संबंधित सूत्रों का उपयोग होता है उसमें। तो बीजगणित में आपका सूत्र रहता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, जिसका आप लोग जानते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका सूत्र होता है ए प्लस बी, दूसरे क्वेश्चन में ए माइनस बी। इसी क्रम में अगला फॉर्मूला है ए प्लस बी का होल क्यूब, इसका फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में ए प्लस बी। ठीक है। इसी क्रम में अगले फॉर्मूला की ओर चलते हैं। ए माइनस बी क्यू की, अगर ए माइनस बी का होल क्यू की बात करें तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में ए माइनस बी। अगले फार्मूला की तरफ चलते हैं। ए क्यू माइनस बी क्यू की अगर बात किया जाए तो उसका फार्मूला होता है ए माइनस बी पहले कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अगले फार्मूला की तरफ चलते हैं। ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू होता है ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। दोनों में अंतर यही है माइनस और प्लस का। अगला है, इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं कि यदि x प्लस 1/x बराबर इतना तो इतने की वैल्यू फाइंड करिए। तो इससे संबंधित सूत्रों को हम बना कर लाए हैं आपके सामने। x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x यानी 2ab। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले फार्मूला की तरफ। उसी में माइनस क्रम में पूछता है a माइनस एक्स माइनस 1/x का होल स्क्वायर, तो उसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2ax होता है, यानी 2x अपान 1/x हो जाएगा। इसी क्रम में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है x प्लस वाई प्लस जेड का जब होल स्क्वायर किया जाए तो उसका फॉर्मूला क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy 2yz और 2x। दो को कॉमन ले लिया जाए तो xy yz और zx के फॉर्म में बन जाता है। ठीक। अब अगला चलते हैं, बॉडमोस के नियम है। बॉडमोस का नियम में BOD MOS के बारे में बात करते हैं। तो V मतलब होता है रेखा कोष्टक, यानी इस तरह से आपको दर्शाया जाता है। B का मीन्स होता है जो B लिखा है उसका मतलब होता है ब्रैकेट अथवा कोष्टकों के बारे में जाना जाता है। तो कोष्टक 3, छोटा, मझला और बड़ा, तो कुल मिलाकर के इन 4 कोष्टकों का उपयोग किया जाता है, जिसमें एक रेखा कोष्टक होता है, छोटा कोष्टक होता है, मझला कोष्टक होता है और बड़ा कोष्टक होता है। O का मीन्स होता है का की के। प्रश्न में दिया रहता है ना 2 का 4 गुना, तो जो का लिखा उसी का मतलब क्या होता है गुणा, के लिखा है तो उसका मतलब भी क्या होता है गुणा, और की लिखा है तो उसका मतलब भी क्या होता है गुणा होता है। ठीक। डी का मतलब होता है डिवीजन यानी भाग देना। एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन अथवा गुणा करना, और साथ ही साथ ए का मतलब होता है एडिशन यानी जोड़ करना, और यस का मतलब होता है घटाना अथवा सब्ट्रैक्ट करना। ठीक है। अब अगला टॉपिक है, अगला पार्ट है आपका लसा मसा। तो उनसे संबंधित कुछ जान लेते हैं फार्मूला को। तो लसा मसा के बारे में, यदि मसा पूछा जाता है तो कैसे निकालते हैं। जब कोई संख्या दिया हो और उसका मौसा पूछे तो सर्वप्रथम उसका अभाज्य गुणनखंड प्राप्त कर लेते हैं, चाहे जितनी संख्याएं हों
64 हो, 26 हो, अनेक प्रकार की संख्याएं, सबका अलग अलग क्या करेंगे, निकाल लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तत्पश्चात संख्याओं के अभाज्य गुणन में जो उभयनिष्ठ होता है, यानी जो उभयनिष्ठ, जो दोनों में, तीनों में, चारों में जो भी सवाल दिया रहता है उनमें सब में अगर मिल रहा है तो वही क्या होता है, आपका मश हो जाता है। अर्थात उभयनिष्ठ कॉमन रहता है, उसे हम लिख कर आपस में गुणा कर मश की प्राप्ति करते हैं। ठीक है। अगला है लस। लस को अगर निकाला जाए तो कैसे निकाला जाए, जब कोई संख्या दिया हो तो सर्वप्रथम उसे हम सभी संख्याओं का एक साथ लिख लेते हैं, जैसे 2 कॉमा लगा करके 8। ठीक है, इस तरह से काट करके हम लस की प्राप्ति करते हैं। और जो संख्याएं अभाज्य गुणनखंड से काटेंगे उन सभी का आपस में गुणा कर लेते हैं, तो वहां से क्या मिलता है, हमें लस की प्राप्ति होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि जब दो संख्याएं दिया हो और उसमें लस, मस अथवा पहली संख्या अथवा दूसरी संख्या पूछे तो ये 4 फैक्टर्स दिए हैं, लस, मस, पहली संख्या, दूसरी संख्या। इन चारों में से किसी एक को विलुप्त कर कर प्रश्नों को बनाया जाता है। अथवा कभी पूछेगा मस क्या होगा, कभी पूछेगा लस क्या होगा, कभी पूछेगा पहली संख्या क्या होगा, कभी पूछेगा दूसरी संख्या क्या होगा। इसका मेन फॉर्मूला आपका यही है कि मस गुणे लस बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। अर्थात मस पूछेगा तो लस से भाग दे देंगे, लस पूछा तो मस से भाग दे देंगे, पहली संख्या पूछा तो दूसरी संख्या इसके नीचे लिख कर भाग देंगे, और दूसरी संख्या पूछा तो पहली संख्या को इसके नीचे लिखकर भाग देते हैं। इस प्रकार हमें लस मस की प्राप्ति होती है। इसी कड़ी में दूसरी तरह से प्रश्नों को पूछता है, ये दोनों संख्याओं को आपस में गुणा करके कहता है दो संख्याओं का गुणनफल इतना है तो इसका मस अथवा लस ज्ञात कीजिए। दोनों संख्याओं का गुणनफल फार्मूला क्या हो जाएगा, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मस गुणे लस। अब आपसे जो पूछे, चाहे मस पूछे चाहे लस, जो पूछेगा उसको वहीं रहने देंगे, बाकी इसको नीचे ला देंगे। अगर ये पूछ रहा है तो इसको नीचे ला करके भाग दे देंगे, हमारे उत्तर की प्राप्ति क्या हो जाएगी, प्राप्त हो जाएगी। ठीक, इसी क्रम में चलते हैं अगले टॉपिक पर। जब छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करने की बात कहे तो हमेशा हम लस ज्ञात करते हैं। कभी कभी पूछता है वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 7 या किसी संख्या को घटाने पर वह संख्या पूरी 12 या किसी x y z से पूरी विभाजित हो जाए। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसमें हम छोटी छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है तो हम सीधा क्या निकालेंगे, लस को ज्ञात करेंगे। ध्यान दीजिएगा, जब छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए बात कहे तो वहाँ पे लस की प्राप्ति करते हैं। और इसी क्रम में अगला है, जब बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए कहे तो वहाँ हम मस की प्राप्ति करते हैं, वहाँ मस ज्ञात करते हैं। ठीक है, कन्फ्यूजन्स को दूर कर लीजिए। जब किसी प्रश्न में छोटी छोटी संख्या की बात करने के लिए कहे तो वहाँ लस की ज्ञात करते हैं। अब जब किसी संख्या में बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करने को कहे तो वहाँ हम मस की ज्ञात करते हैं, मस प्राप्त करते हैं। ठीक है, अब आता है क्रमागत संख्याओं की बात करें। जैसे पूछा जाए कि n क्रमागत संख्याओं का योग x है या फिर p है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए, या फिर 5 क्रमागत संख्याओं का योग 72 है तो संख्याओं को ज्ञात कीजिए। पहली संख्या तो उसमें माना जाता है, पहली संख्या हमने x मानेंगे, क्रमागत कहेगा तो उसमें x+1 x+2 डॉट डॉट इसी तरह हम x+n तक जाएंगे जितनी संख्याओं को कहेगा। यदि 5 संख्याओं तक पूछ रहा है तो x+1 x+2 x+3 x+4 x+5 यानी 4 ही तक ले जाएंगे। x हो गया 1, x+2 1 2 हो गया, x+2 3 हो गया, यानी जितनी संख्या कहता है उससे एक कम बार लेकर के जाते हैं, हमारी क्रमागत संख्याएं हो जाती हैं। इसी क्रम में कभी कभी पूछा जाता है क्रमागत सम अथवा विषम संख्याओं की बात कही जाती है। क्रमागत विषम अथवा सम संख्याओं की बात कही जाती है तो उसमें हम पहली संख्या x मानते हैं, दूसरी संख्या x+2 मानते हैं, तीसरी संख्या x+4 मानते हैं। इसी प्रकार x+6 x+8 डॉट डॉट x+n मानकर चलते हैं। चाहे सम कहे चाहे विषम कहें, यही फार्मूला आजमाना है। दोनों में अंतर क्या है, क्रमागत कहेगा 1 2 3 4 जोड़ते जाएंगे, सम विषम कहेगा चाहे सम कहे चाहे विषम हम उसमें हमेशा 2 को ही जोड़ते हैं, 2 प्लस करते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला है आपका योगात्मक प्रतिलोम के बारे में पूछा जाता है कि योगात्मक किसी संख्या के योगात्मक प्रतिलोम पूछा जाए तो वहां पे हम जो प्रश्न दिया रहता है उसके चिन्ह को बदल देते हैं बस।
जैसे मान लीजिए -2 का योगात्मक पूछे तो इसका आंसर केवल 2, और केवल +2 का पूछे तो इसका आंसर -2। यानी जो चिन्ह दिया है उसको हम क्या करेंगे, बदल देंगे, हमारे उत्तर की प्राप्ति हो जाएगी। अब आते हैं गुणात्मक प्रतिलोम की बात। तो ऐसे प्रश्नों के उत्तर केवल पलट देते हैं, यानी उलट देते हैं। अर्थात जैसे 2 दिया है तो इसका गुणात्मक पूछे तो 1/2 हो जाएगा, और यदि यही चीज़ 1/2 दिया है तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम 2 हो जाएगा, क्योंकि 2/1 अर्थात 2 हो जाएगा। अब -2/3 दिया है तो इसका प्रतिलोम -3/2 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपका गुणात्मक प्रतिलोम और योगात्मक प्रतिलोम को ज्ञात किया जाता है। एक प्रश्न निश्चित ही रूप से बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर में पूछा जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला चैप्टर है अनुपात और समानुपात से। तो अनुपात समानुपात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो जान लेते हैं अनुपात संबंधित कुछ सूत्रों को। अनुपात जो होता है उसको हमेशा हम भिन्न ही कहते हैं। ठीक है, अनुपात जो भी जैसे 2:3 लिखा है जिसको हम 2/3 के रूप में लिख करके हल करते हैं, अर्थात जो अनुपात होता है वह भिन्न ही होता है। अनुपात में कम से कम 2 पद की होना जरूरी होता है। अनुपात अगर पूछा है तो कम से कम 2 पद का होना जरूरी है। समानुपात है तो उसमें कम से कम 4 पद का होना जरूरी होता है। ठीक, अगला है किसी अनुपात को सरलतम रूप में बदलने के लिए क्या क्या होना चाहिए। पूछता है कि अनुपात को सरलतम या न्यूनतम रूप में बदलिए। तो पहला नंबर आपको ध्यान देना ये है कि जब किसी चीज़ का अनुपात में बदलते हैं, सरलतम रूप में बदलते हैं, तो पहला आपको ध्यान ये देना है कि उसका मात्रक एक पद में होना चाहिए, अथवा मीटर 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 में हो, केजी में हो तो केजी में होना चाहिए। जैसे किसी का दिया था 2 मीटर और 5 सेमी में ज्ञात कीजिए, 2 मीटर और 5 सेमी में ज्ञात कीजिए, तो ये आपका मात्रक अलग अलग है। इन दोनों मात्रकों को एक जैसा करके तभी हल किया जा सकता है। हालांकि आंसर तब पर भी आएगा, लेकिन आंसर गलत आएगा, कुछ ना कुछ तो जरूर आएगा किंतु गलत आएगा। उसके बाद अंश और हर में एक ही प्रकार की संख्या से भाग दिया जाता है। जो अंश और हर है, यानी काटने यानी न्यूनतम रूप में बदलने की जो क्रिया होती है, तो अंश और हर को एक ही संख्या से काटा जा सकता है। जैसे 24 और 36 है तो ऊपर भी 2 से काटिए, नीचे भी 2 से काटिए, ये चीज़ें क्या होती हैं। ठीक है, और जो 2 से काटें तो कितनी बार आता है, कितनी बार कटा है वो कितनी बार कटा है वो लिखा जाता है। अगला है अंश और हर को समान बार में काटा जाए। अब मान लीजिए हम 36 और 18 लेते हैं, तो इसको काट 18 तो कट जाएगा, सिंपल है। मान लीजिए हम 9 लेते हैं और 15 लेते हैं, तो देख लीजिए इसको हमने काटा 3 त्रिका 9, यानी 3 को हमने 3 बार में काटा, 3 से काटा है, 3 बार में काटा है। तो इसको भी उतने ही बार में काटेंगे। कितने से काटेंगे, 5 से काटेंगे। 3 से काटे, 3 बार में कटा, तो 5 से भी काटे तो कटा। तो जो ये चीज़ें हैं उन्हीं को ही कहा जाता है कि समान बार में काटा जाए। अब समानुपात होने के कुछ नियम्स भी होते हैं। तो समानुपात कब कहलाएगा, कोई संख्या समानुपात में है अथवा नहीं है, तो उसमें चेक करते हैं जो अंतःपद होता है उनका गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल आपस में बराबर होता है। जैसे ये एग्जाम्पल्स है, तो इसमें जो अंदर अंदर लिखा हुआ है उसका गुणनफल करते हैं, और जो बाहर बाहर है उसका गुणनफल करते हैं। अगर दोनों बराबर आते हैं तो उसे कहेंगे कि वह संख्या क्या है, समानुपात में है। ठीक, अगला है अनुपात या समानुपात हमेशा इस नियम को अपनाता है। अभी जो बताया कि पहले अंदर अंदर गुणा और बाहर का बाहर गुणा आपस में बराबर हो जाते हैं। तो इसमें यदि x की वैल्यू फाइंड करना होगा तो y z/a हो जाएगा। a की वैल्यू फाइंड करना है तो z चला x नीचे चला जाएगा। इस प्रकार हमें अनुपात समानुपात के नियम को अपनाया जाता है। चलिए चलते हैं अगले। अब इसमें कुछ पूछा जाता है मध्यानुपात। इसमें कुछ पूछा जाता है मध्यानुपात। तो मध्यानुपात में जो 2 ही संख्या दिया, जैसे 2 और 8 के बीच मध्यानुपात ज्ञात कीजिए, तो इसका बनाते हैं तो 2:x अनुपाते डबल अनुपाते x अनुपाते 8, यानी पहले वाले को पहले और लास्ट वाले को लास्ट में, बीच में x की वैल्यू रख देते हैं, x को 2 बार रख देते हैं। ये किसके लिए बन जा रहा है, मध्यानुपात के लिए, कि मध्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो क्या बन जाएगा, x² बराबर अंदर का अंदर बाहर का बाहर होता है,
तो x स्क्वायर और 8 दूना 16। इस प्रकार x की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे तो जो भी मिलेगा वो हमें उत्तर की प्राप्ति होगी। ठीक, अब आता है द्वितीय अनुपात। द्वितीय अनुपात के लिए देख लीजिए क्या होता है। जैसे 2 और 8 के बीच द्वितीय अनुपात ज्ञात करना है तो क्या करते हैं, 2:8 डबल अनुपाते इसी 8 को ही फिर लिख करके, ठीक, और उसके बाद अनुपाते यक्स कर देते हैं, यानी अंदर का दोनों क्या चीजें हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगे। इसी को कहते हैं द्वितीय अनुपात। ठीक, बात तृतीय अनुपात की करें तो तृतीय अनुपात की बात करें तो तृतीय अनुपात 3 चीज़ों में होती हैं, 2, 8, 7 में। तो 3:8 अनुपात डबल अनुपाते 7 अनुपाते x, ये आपका क्या है, तृतीय अनुपात ज्ञात करने की सूत्र है। अंदर का अंदर, बाहर का बाहर। जैसे प्रश्न दिया है आप इस तरह से बना करके प्रश्नों को हल कर सकते हैं। चतुर्थानुपात भी वही है आपका। इसी प्रकार से x अनुपाते y डबल अनुपाते z अनुपाते a, तो अंदर का अंदर, बाहर का गुणा, बाहर गुणा कर देंगे, वहां पे चतुर्थानुपात की प्राप्ति हो जाएगी। अगला सूत्र है a और c के बीच संबंध ज्ञात करना होता है। जैसे a और b के बीच कुछ संबंध दिया होगा 2:3, b और c के बीच कुछ संबंध दिया होगा 4:8:4। तो a और c के बीच जब हमें ज्ञात करना होता है तो क्या करते हैं, फार्मूला बनाते हैं a/b गुणे, अगला है b/c। यहाँ से हम जो भी कटने वाली चीज़ें होती हैं, यानी इनको हम बटे में कर लेंगे, फिर गुणे इनको हम बटे में कर कर प्रश्नों के उत्तर हल करके उत्तर की प्राप्ति करते हैं। तो यहाँ b से b कट जाएगा, a और c बचा, तो a और c जो बचा वो हमारा क्या हो जाता है, उत्तर हो जाता है, उसी के बीच में संबंध। यदि आपको इस तरह से संबंध ज्ञात करना हो ए बी सी में, तो इसको हम बनाते हैं ए बी, इसी के नीचे बी और सी, फिर इसका इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ गुणा कर देते हैं। ठीक, इस तरह से हमें क्या मिलता है, ए बी सी के बीच संबंध। तो इस विधि से भी इसको भी लगा सकते हैं, इसी विधि से ए बी बी सी में संबंध। तो क्या करेंगे, चाहे ये पूछे, आपको जो भी दिया रहे उसमें हम तुरंत बनाएंगे ए बी, फिर बी के नीचे बी और सी हैं, फिर इसका इसके साथ गुणा, फिर इसका इसके साथ गुणा, फिर इसके साथ इसका गुणा करके प्राप्त कर लेंगे। तो ए बी के साथ गुणा अनुपाते बी बी के साथ गुणा, फिर अनुपाते बी सी के साथ अनुपात गुणा कर। अब ए और सी के बीच में पूछा तो इसका लिख लेंगे, ए बी सी के पूछा तो ए बी सी का निकालेंगे। और ध्यान देंगे, जब ए बी सी के बीच संबंध जो प्राप्त करेंगे, जो आपका उत्तर आएगा उसमें ये भी देखेंगे कोई ऐसी संख्या है जो कोई ऐसी संख्या है जो सबको तीनों को काट सकती है। तो अगर काट रही है तो काट करके और छोटा कर देंगे, यानी न्यूनतम रूप तक लेकर जाएंगे। ठीक, अब आता है बीजगणित में ही सजाती के बाद, सजाती पद, एक जैसा दिखने वाले पद को सजाती पद कहते हैं। जैसे अब यहाँ x स्क्वायर है और यहाँ y स्क्वायर है, तो ये कभी भी सजाती नहीं है। x स्क्वायर है और क्या है आपका, यहाँ 3x स्क्वायर एक जैसा दिख रहा है आपका, वो सजाती है। तो यहाँ गिनतियों से मतलब नहीं रखते हैं, जो गिनती दिया है गिनती से कोई मतलब नहीं होता, इसमें केवल चर राशियों से मतलब होती हैं, यानी x और y और z या a b c d से संबंधित नियम होते हैं। अगर ax y z के पावर और x y z मिल रहे हैं तो सजाती होते हैं, नहीं तो विजाती। ठीक है, अब त्रिभुज आते हैं, त्रिभुज से संबंधित कुछ सूत्रों को लेकर। त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि पूछा जाए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका 1/2 आधार गुणते ऊंचाई होता है, और समकोण त्रिभुज का भी यही होता है। समकोण त्रिभुज का भी क्षेत्रफल अगर पूछा जाए तो आपका जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वही समकोण त्रिभुज का भी क्षेत्रफल होता है। यानी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल भी 1/2 आधार गुणते ऊंचाई होता है। समकोण त्रिभुज ऐसे बनता है, ये आपका आधार होता है और ये आपका ऊंचाई होता है। ठीक है, चलते हैं अगले। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कह रहा है कि इसके और इसके बीच में संबंध ज्ञात कीजिए।
एक त्रिभुज दिया है इस तरह से, और DE और BC के बीच संबंध ज्ञात करना है, अथवा कभी कभी DE का मान दे करके BC का मान पूछेगा, BC का मान दे करके DE का मान पूछेगा। तो इनमें जो संबंध होता है, तो जो DE होता है वो BC का आधा होता है, यानी जो DE होगा जब 2 बार DE मिलाएंगे तो एक ठो BC बनता है। अर्थात DE जब निकालेंगे इसको अलग रूप में DE निकालेंगे तो 1/2 BC होता है, यानी BC को जब आधा करेंगे तो DE मिलता है। ठीक, अगला चलते हैं आयत के क्षेत्रफल पर। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, लेकिन तो आयत का परिमाप क्या होता है? 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। ध्यान दीजिएगा, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, किंतु परिमाप क्या होता है? लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। क्यों? क्योंकि इस तरह से होता है आयत, ये लंबाई चौड़ाई हो गया, ये लंबाई हो गया, तो 2 लंबाई 2 चौड़ाई, 2 कॉमन लेंगे तो लंबाई प्लस चौड़ाई। अब अगर बहुविकल्पी है, चारों भुजाओं को आप जोड़ लेते हैं तब पर भी आपका परिमाप निकल जाता है, उसी से निकल करके बना है। अगला आता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल तो इसका होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल। समचतुर्भुज जो होता है उसका क्षेत्रफल यदि हमें ज्ञात करना होता है तो 1/2 जो उसके विकर्ण दिए होते हैं, विकर्णों को आपस में गुणा करके आधा कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाता है। अब समरूपता या सर्वांग समता का नियम क्या कहता है? जैसे 2 त्रिभुज दिया है, उसमें सर्वांग समता या समरूपता पूछा जाए तो या तो पहला नियम होता है कोण भुजा कोण, यानी 2 कोण एक भुजा बराबर हो, या 2 भुजा एक कोण बराबर हो, या तीनों कोण बराबर हो, या तीनों भुजा बराबर हो। अर्थात 2 कोण एक भुजा बराबर, 2 भुजा एक कोण बराबर, या तीनों कोण बराबर, या तीनों भुजा बराबर। तो क्या नियम करता है? समरूपता का नियम फॉलो करता है। नीचे सर्वांग क्षमता के बारे में बात किया जा रहा है। सर्वांग क्षमता के बारे में जान लेते हैं। ऊपर भी आपने देखा है, तो इस तरह से अगर चित्र दिया हो तो इसमें पहला फार्मूला बनता है, अगर हमने एक बार पूरा लिया एक बार छोटा लिया तो इधर भी एक बार पूरा लेकर के एक बार छोटा लेकर के पहले सूत्र को बनाएंगे। अब पुनः दूसरे सूत्र के लिए एक बार पूरा लिया, फिर एक बार इस वाले छोटा का लिया, तो इधर भी पूरा लेकर के इस वाले छोटा का लेकर के दूसरा सूत्र बना लिया। अब इसी क्रम में तीसरा को देखें तो आधा 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 बटा आधा, तो इधर भी आधा बटा आधा करके तीसरे सूत्र को बनाएंगे। चौथा सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है, DE और BC के बीच संबंध ज्ञात करना है। तभी पीछे आपने देखा कि जो DE होता है BC का आधा होता है, जो DE होता है BC का क्या होता है? आधा होता है। ठीक, अब आता है वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि क्या होता है? तो वृत्त की परिधि, जो वृत्त होता है, या फिर आप कह लीजिए जो एक दौड़ लगाने वाले होते हैं मिलिट्री, या फिर जो तैयारी करते हैं पुलिस की, उनका जो गोलाकार फील्ड होता है वो ही क्या होता है? आपका परिधि होता है। तो एक चक्कर लगाने में कितना दूरी तय करता है वही परिधि ज्ञात करना होता है। तो क्या होता है? उसका शुद्ध वृत्त की परिधि जो होता है 2πr होता है। पाई का मान क्या होता है आपका? 22/7 होता है। ठीक, वृत्त की परिधि के बारे में जानेंगे तो पाई का मान क्या होता है? 22/7 रख करके वहां से हमें क्या कर रहे हैं? त्रिज्या हमें पता होनी चाहिए, तो हम परिधि को ज्ञात कर सकते हैं। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। त्रिज्या हमें पता रहे तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। अब कभी कभी व्यास दिया रहता है, तब कहता है वृत्त का क्षेत्रफल या वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए, तो व्यास बराबर क्या होता है? 2 गुणे r, यानी जब हम वहाँ त्रिज्या निकालेंगे तो व्यास को क्या कर देंगे? आधा कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा? त्रिज्या। जब हमें त्रिज्या मिल जाएगा तो हम चाहे जो भी निकाल सकते हैं। ठीक, आता है वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो इसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है? भुजा स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? वर्ग का क्षेत्रफल। अगला है वर्ग का परिमाप। तो जो वर्ग होता है उसकी चारों भुजाओं को जोड़ लें तब पर भी वर्ग का परिमाप निकल जाएगा। या 4 भुजाएं होती हैं और एक भुजा का माप जो होता है 4 × a, यानी 4 गुणे भुजा आपका वर्ग का परिमाप निकालने में सहायता प्रदान हो। अगला है घन का आयतन। घन जो होता है उनका आयतन क्या होता है? भुजा क्यू होता है। और उसी प्रकार घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। ठीक, और घन का संपूर्ण पृष्ठ, घन का संपूर्ण पृष्ठ अथवा वक्र पृष्ठ देखा जाएगा 6 × a², और 6 × a होता है। 6 × a² आपका क्या होता है?
संपूर्ण पृष्ठ होता है किसका, घन का। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, 6a²। और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, 2 गुणे l प्लस b प्लस h होता है। लंबाई गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई का 2 बार गुणा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, या फिर ऐसे कर लीजिए, घनाभ का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है क्या होता है, LB प्लस BH प्लस EHL। ये क्या होता है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ या परिमाप होता है। ठीक, आते हैं माध्यिका के बारे में। माध्यिका बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सरल है। माध्यिका आदि विषम के लिए दिया, जैसे 2 3 4 5 6 तीन संख्याएं दी। अगर इसके बीच माध्यिका निकालना है तो इधर से 2 काटिए, इधर से काटिए, बीच वाली संख्या क्या हो जाएगी, आपका माध्यिका हो जाएगी। किंतु ये तो विषम बार उपयोग हुआ हो तब तो आसान है। अगर यही समबार उपयोग हुआ होता तब, जैसे 2, 4, 8, 7, इसके बीच माध्यिका ज्ञात करना है तो एक इधर से काटिए, एक इधर से काटिए, बचा 2 संख्या। इन संख्याओं को जोड़कर आप 2 से भाग दे दीजिए तो हमारे बीच की संख्या यानी जो भी माध्यिका निकलेगा इन्हीं दोनों के बीच की प्राप्त होगी। तो इन्हीं दोनों के बीच की प्राप्ति के लिए इन दोनों को जोड़ करके आधा कर देंगे तो हमें प्राप्ति हो जाएगी माध्यिका। किंतु ये तो बहुविकल्पी का रूल्स था, अब हमें विधिवत लगाना होगा तब। तो माध्यिका के लिए जब माध्यिका ज्ञात करना तो पहला नियम है आरोही क्रम में सजा लेते हैं। इसको आरोही अथवा अवरोही क्रम में सजाने के बाद ही हम कुछ निकालते हैं। तो पहला, जब संख्या समबार हो, अभी आपने देखा कि जब संख्या समबार हो तो उसे क्या निकालते हैं माध्यिका, n/2वां पद प्लस 1/2 n/2, काटने के बाद एक जोड़ेंगे, पहले जोड़ लेंगे तो गलत हो जाएगा। तो n/2वां पद देख लीजिए फिर से, n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद बटे 2, यानी सभी को जोड़ करके n/2 को जो संख्या दिया n की n बराबर अगर जैसे 4 दे दिया, 4 बार आया है संख्या, 4 को रख देंगे n की जगह, काट देंगे, फिर काट करके जोड़कर देख लेंगे 1 2 3 4 जो भी संख्याएं जितनी बार आएगी उसको देख करके वहाँ पे करके फिर 2 से भाग दे देंगे, हमारी उत्तर की प्राप्ति है। विषम बार है तो केवल आप संख्या को जोड़कर संख्या में 1 जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे, हमारा माध्यिका निकल जाता है। आता है बहुलक। बहुलक भी 2 तरह से पूछा जाता है। एक साधारण होता है तो उसमें देख लेते हैं कौन सबसे अधिक बार आया है, हमारा वो बहुलक हो जाता है। अब कभी कभी क्या होता है बहुलक, कभी कभी बहुलक क्या होता है, वर्गीकृत किया गया तो जिसकी माध्यिका सबसे ज़्यादा होता है, जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा होती है वो क्या होता है, बहुलक हो जाता है। यानी ऐसे ऐसे बांट करके दिया होता है कि 2 4 8 ये 10 बार प्रयोग है तो इसकी बारंबारता और पद दिया होता है, तो 10 बार उपयोग में पर आया है 5 3, तो 3 क्या होगा, सबसे अधिक बार आया, यानी माध्य उसका बहुलक क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आता है समांतर माध्य, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समांतर माध्य में क्या किया जाता है, तो जो भी संख्या दिया होता है सबको जोड़ लेते हैं और जितनी संख्याएं दिया होता है उनसे भाग दे देते हैं, हमें क्या मिल जाता है, समांतर माध्य। और कभी कभी क्या होता है, इस तरह से दिया रहता है कि 2 3 4 का इसका बारंबारता 5 6 7 है, तो क्या इसको यक्ष मानते हैं, इसको यफ मानते हैं, दोनों को क्या करते हैं, यफ इंटू यक्ष निकाल लेते हैं, दोनों गुणा करके यफ को भी जोड़ लेते हैं, गुणा करने के बाद जोड़कर यफ को भी जोड़ लेते हैं। तो इसके लिए क्या होता है, जो एफ इंटू यक्ष निकाल करके जोड़े रहेंगे वो फिर बटे जो एफ को जोड़ेंगे वो जोड़ करके क्या करते हैं, भाग दे देते हैं, हमें क्या मिल जाता है, समांतर माध्य मिल जाता है। ठीक, अब आता है आयत चित्र। आयत चित्र कैसे बनाया जाता है, इस तरह से आपका आयत चित्र बनाया जाता है। इधर सन आदि होता है, ऐसे साथियों की संख्या आदि होता है। फिर आता है वर्ग चित्र। वर्ग चित्र इस तरह से बनाया जाता है, इसमें आपको बांटा जाता है, अंशों के बीच इसमें अंश लिखा जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका टैली चिन्ह। टैली चिन्ह में क्या होता है, आपको चीना खींचना होता है, बारंबारता के अनुसार चीना खींचना होता है, टैली चिन्ह बनाना होता है। अर्थात जैसे 5 आया बारंबारता तो इसका टैली चिन्ह 1 2 3 4 5वां इस तरह से काट दिया जाता है। 3 आया तो केवल 3 पाई खींचेंगे, 2 आया तो केवल 2 पाई, 1 आया तो केवल 1 पाई, 7 आया तो क्या करेंगे, 7 के लिए देख लीजिए, 7 आया तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, इस प्रकार टैली चिन्ह को बनाया जाता है। दोस्तों ये रहा आज का वीडियो में संपूर्ण बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर के सूत्रों का संग्रह। यदि आप परीक्षा देना चाहते हैं तो एक बार इसे जरूर दोहराएं, आपकी परीक्षा में बहुत ही मददगार साबित होगा। साथ ही साथ इस वीडियो को
अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए जो डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में इस समय अध्ययनरत हैं और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, और साथ ही साथ उन्हें भी इस वीडियो को देखने के लिए सजेस्ट करें और वीडियो को सब्सक्राइब भी और शेयर भी और लाइक करने के लिए भी उनसे एक बार ज़रूर कहें, जिससे हमारी भी कुछ सहायता हो जाए। तो चलिए आज की वीडियो में बस यहीं तक, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो आपके थर्ड सेमेस्टर से संबंधित कुछ सूत्रों को संपूर्ण सूत्रों को आपके समूह उपस्थित करेंगे लेकर आ रहे हैं। तो आज की वीडियो बस यहीं तक। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक, और वीडियो में कोई भी कन्फ्यूजन हो या आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो इनबॉक्स में, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर हमें अवगत करा सकते हैं और अपने समस्याओं का निवारण कर सकते हैं। तो आज की वीडियो बस यहीं तक, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।